The table and histogram show some information about the times taken by a group of students to travel to school one day. ओके अच्छा, यहाँ पर जो टेबल है और हिस्टोग्राम है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनको कितना टाइम लगता है स्कूल पहुँचने में। अच्छा ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आपके पास टाइम इंटरवल गिवन है। अच्छा, सबसे पहले जो हमें करना क्या है वो है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करनी होती है। उसका फॉर्मूला हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। विड्थ का मतलब ये होता है कि जो भी आपको इंटरवल गिवन है उसका डिफरेंस कितना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो 0 से 10 का हमें मालूम करना है, क्योंकि 10 till 20 अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो आई होप ग्राफ में कि ये गिवन है। ठीक है, इसकी डेंसिटी गिवन है, यहाँ पर 20 till 30 की हमें गिवन है और 60 till 120 की भी हमें गिवन है। जो हमें मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो है 0 till 10 की। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, विड्थ मालूम करते हैं, यानी कि इसका जो है डिफरेंस निकालते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 10 आएगा। अच्छा, यहाँ जो है हमें इसकी और इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एज सच नहीं। 30 till 60 हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 में से जब आप 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब इन दोनों का जो है हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम कर और यहाँ पर हम अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.8। अच्छा, और इसका क्या है, 18 है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, ये 6 है 18, 3 10 30, तो ये हो जाएगा 0.6। अच्छा, अब हम अपने क्या करते हैं, अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये है 2.8 यानी कि 2.2468 यहाँ पर। ठीक है, ये है जहाँ से हमें, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, 2.8 वाला। अच्छा, उसके बाद इस वाले इंटरवल के लिए 30 to 60 के लिए हमारे पास है 0.6, तो ये क्या है 0.2, 0.4, 0.6, यानी यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, ये आपका जो पार्ट ए है कंप्लीट हो गया। अच्छा, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको इसकी टाइम इंटरवल गिवन है। अगर आप देखें तो ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक आपको इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गिवन है। मालूम क्या करना है आपको, जो कैलकुलेट करना है वो है फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसी फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के लिए अरेंज करते हैं, यानी कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली ये जो विड्थ है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी जाकर। ठीक है, यहाँ पर हम क्योंकि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये जस्ट 0.2 है, इंटू इसकी जो विड्थ है वो क्या है आपके पास, आप 120 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60 है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, सो देयर आर 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रैवल टू स्कूल वन डे, और उनका जो है ये टाइम इंटरवल 60 to 120 है। तो एम की वैल्यू क्या आई, 12। नाउ पार्ट सी क्या है हमारे पास, वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रैवल टू स्कूल। अच्छा, फ्रैक्शन फॉर्म में हमें निकालना है द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो मोर देन हाफ एन आवर जो है
यहाँ तक देखें तो 30 मिनट्स लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट्स हैं, यहाँ पर है ग्रेटर देन, यानी हाफ एन आवर से ज़्यादा वाले इस तरफ हैं सारे, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, उठा देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यानी समेशन ऑफ एफ़। यहाँ पर m की जगह जो है हम 12 लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं। (28 + 40 + 52 + 18 एंड +12। अच्छा, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इट मेक्स 150, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए। अब आपने ये बताना है कि मोर देन हाफ एन आवर जिनको लगते हैं वो कौन से हैं बच्चे, वो ये हैं नंबर 18 एंड नंबर 12, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा जो है वो ये वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है 18, या फिर आप इसे मेंशन करें। Students who took more than half an hour, वो कौन से हैं? 18 and 12। 18 and 12 आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 30। अब इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है, तो आपने क्या किया, 30 को आप ऊपर रखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नीचे आएगा हमारा। 3 1 = 3 and 3 5 = 15। So the answer of part C is 1/5, ठीक है। One day, Garage A records the amount of petrol bought by the first 120 customers, ठीक है। एक दिन गराज ए जो है वो रिकॉर्ड करता है कि फ़र्स्ट 120 कस्टमर्स ने कितना पेट्रोल जो है वो ख़रीदा। द रिज़ल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो, ठीक है। पेट्रोल लीटर्स में जो है कितना है, 0 to 10 लीटर्स कितने लोगों ने लिया, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स थे 9, इस तरह करके 10 to 20 लीटर्स 13, 20 to 30 लीटर्स जो है वो 36 कस्टमर्स ने लिए, करके आपको पूरा डेटा गिवन है। जो आपको पार्ट ए है उसमें आपने करना ये है कि कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, सबसे पहला काम ये है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे कि ये जो नंबर है ये इसमें आप ऐड करते जाएंगे, कि जैसे 9 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो इट मेक्स, ठीक है, 22। अब 22 में आप ऐड क्या करेंगे, 22 में आपको ऐड करना होगा 36, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 58, राइट। 58 में आप 30 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88। 88 में 16 ऐड करने से आपके पास बनेगा 104। 104 में 9 ऐड करें, इट मेक्स 113, and when we add 5 in 113 it becomes 118, ठीक है। और 118 में जब आप 2 ऐड करते हैं तो 120 आपको गिवन है। तो ये पार्ट ए जो है आपने बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पार्ट बी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इसी तरह से कैलकुलेट करनी है किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा, पार्ट बी है इसका, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं, कि यहाँ पर आपको जो है ग्राफ आपको गिवन है, इसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है। अच्छा, पेट्रोल जो है आपको देखें एक्स एक्सिस पर गिवन है और ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से आपको 10 रखना है, 10 कहाँ है, यहाँ पर, और वाई पे क्या लेना है, 9, ठीक है। तो 10 यहाँ से चलेंगे और आप 9 कितना हो जाएगा, ये है 2 4 6 8 और 9 यहाँ कहीं थोड़ा सा बीच में इधर, ठीक है। आप चाहें तो इसको सर्कल करें या फिर सिर्फ डॉट लगाएं, बस सर्कल ना करें। अच्छा, देन एट 20 इट्स 22, 20 पर आएँ, ये है 20 की लाइन आपकी, ठीक है, ये है 20, ये है 22 यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट एट 30 इट्स 58, 30 पर आप चलें, 58 कहाँ पर होगा,
यहाँ पर, ठीक है। 40 पर 88, 40 पे देखें 88 कहाँ पर होगा, 82, 84, 86, 88, ये रहा, ठीक है। अच्छा 50, 104, 50 की लाइन आपकी ये रही, 100 तो ये रहा, 102, 104, यहाँ पर होगा कुछ, ठीक है। अच्छा अगर आपने ये एडिशन ठीक की है बिल्कुल, तो आपका ये कर्व बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा एट 60 इट्स 113, 110, 10 के बाद 12 और ये 13 बीच में होगा थोड़ा सा, यहाँ पर 2 नंबर के बीच में। अच्छा 70 पर 118, 12, 14, 16, 18, 118 बस बिल्कुल इसके पास है। अच्छा लास्ट 80 पर है 120 पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूँ। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसको एक अच्छा सा टर्न देकर यहाँ से स्टार्ट करें, आप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। एक कर्व, स्मूथ सा कर्व बनाना है, ठीक है, शार्प लाइन नहीं बनानी। पूरा कर्व लाकर आपको यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है। एक अच्छी सी पेंसिल यूज़ करनी है, सही है। ये आपका कर्व हो गया, डार्क कर देती हूँ मैं इसको। राइट अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट बी कंप्लीट हो गया हमारा। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, ठीक है। ओके इन पार्ट सी यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन, ठीक है। आज आपको ये जो है सी का पार्ट 1 में आपको मीडियन निकालना है और पार्ट 2 में द 90th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब 90th परसेंटाइल निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का और पार्ट 1 में जो है मीडियन निकालना है। इसके लिए हम अपने ग्राफ की तरफ जाते हैं। सबसे पहले देखिए मीडियन किस तरह निकालेंगे। मीडियन यानी कि इसका मिड, 120 का मिड कहाँ पर होगा, 60 पर होगा, ठीक है। इसके लिए हमें स्केल से हमें क्या करना है, ड्रॉ, देखें आप इस कर्व तक एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, 60 पर, और ठीक एग्जैक्टली वहीं से आपने जो है उसी पॉइंट से जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई है नीचे आना है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये है कितने कितने का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये जो है ना कुछ एग्जैक्टली इसके थोड़े बीच में आ रहा है ये, तो ये 30.5 है, ये 31 नहीं है पूरा, इट्स 30.5, ठीक है। यहाँ हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वहाँ आंसर लिख लेंगे। 30.5 इसका मीडियन है। अच्छा 90th परसेंटाइल जो हमें निकालना है वो हमें किस तरह निकालना है, उसके लिए 90th परसेंटाइल के लिए भी हम यही कैलकुलेट करते हैं, देखें, यानी कि 90%, बेसिकली इसका 90%, तो इसका 90% कितना होगा, इंटू 120, ठीक है। ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 9 इंटू 12 जो आंसर आएगा वो हम वहाँ लिख देंगे। अच्छा तो मीडियन क्या था हमारे पास, 30.5, यहाँ हमारा आंसर है द मीडियन इज़ 30.5 लीटर्स। 90th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरह निकाली थी, यानी कि 90% हमें निकालना है बेसिकली किसका, टोटल 120 का, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा और, अच्छा ये आंसर आया हमारे पास 108, ठीक है। अब हम फिर से अपने ग्राफ पे रेफ़र करते हैं, तो देखें 108 कहाँ पर है, ये है 100, 102, 4, 6 एंड 8, 108 यहाँ पर है, ठीक है। फिर अब आप
ठीक इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ये मीडियन निकालने के लिए लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरह करें यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास 90th परसेंटाइल आ गया, और ये बेसिकली क्या वैल्यू है आपके पास 51 2 3 53। सो द आंसर इज 53 लीटर्स। ठीक है, अच्छा। पार्ट डी इज ऑन द सेम डे गैराज बी ऑल्सो रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट बाय इज फर्स्ट 20 कस्टमर्स। अच्छा, यही कुछ जो है गैराज बी ने भी किया उसी दिन। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। उनके रिजल्ट्स क्या थे? सबसे पहले है 6 कस्टमर्स बॉट 10 लीटर्स और लेस। द मोस्ट पेट्रोल बॉट बाय एनी कस्टमर वॉज 60 लीटर्स। ठीक है, द मीडियन अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट वॉज 34 लीटर्स। The lower quartile of the distribution was 25 liters and the interquartile range of the distribution was 19 liters. Draw the cumulative frequency curve for garage B on the grid on the previous page. अच्छा, अब उसी ग्राफ पर हमें एक cumulative frequency curve बनाना है गराज B के लिए। ठीक है, और जो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इसको हम यूज़ करते हुए एक कर्व बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये वाली इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो है 6 कस्टमर्स बॉट 10 लीटर्स और लेस। ठीक है, देखें इस ग्राफ में देखें 6 कस्टमर्स कहाँ पर होते हैं 2 4 6। 6 कस्टमर्स ने कितने लिए हैं 10 और लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहला। देन द मोस्ट पेट्रोल बॉट बाय एनी कस्टमर वॉज 60 लीटर्स। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ जो है ना ये इसका मैक्सिमम होगा। 60 लीटर्स जो है वो यहाँ से आप इसको चलें, जैसे इस वाले का जो था वो 80 लीटर्स मैक्सिमम था, गैराज बी का जो है वो 60 लीटर्स मैक्सिमम है, पूरा यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द मीडियन अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट वॉज 34 लीटर्स। ठीक है, इसका मीडियन जो था गराज ए का वो 30.5 था, इनका मीडियन जो है वो 34 लीटर्स है। अच्छा, 34 कहाँ पर है हमारे पास 31 32 33 34 यहाँ तक है। ठीक है, अच्छा, और इसका जो मीडियन है वो क्या है ये रहा 60, तो ये कहाँ पर मैच होंगे ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैच हो रहे हैं। लाइन ड्रॉ करके देख लें आप, 34 है 31 2 3 4 यस, और ये 60 तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास द लोअर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज 25 लीटर्स। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल जो है वो 25 लीटर्स तक है। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल रेंज जो है यहाँ पर क्या बताया था आपको उसने, इट्स 25 लीटर्स। ठीक है, अच्छा, इसका लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको 25% निकालना होता है। थोड़ा सा बड़ा करके हम नीचे लिखते हैं ताकि आपको नज़र आए। सो 25% ऑफ 120 कितना होगा, इट्स 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 2 1 ज़ा 2 and 2 6 ज़ा 12, सो इट्स 5 6 ज़ा 30, यानी कि 30 से, और इधर क्या था हमारे पास 25 21 2 3 4 5, और वहाँ जो है आपको 30 तक जाना है, यानी कि ये पॉइंट है आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपने इसका 25% निकाला, यानी कि लोअर क्वार्टाइल रेंज निकाला। यहाँ पर आपको पता था कि कहाँ तक जाना है, तो आपने दोनों का जो है पॉइंट मार्क किया। अच्छा, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज 19 लीटर्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अपर क्वार्टाइल मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अपर क्वार्टाइल मीन्स 75
परसेंट ऑफ 120, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 2 6 ज़ा 12, ओके 6 5 ज़ा 30, 6 n, ठीक है। तो जो अपर क्वार्टाइल है वो है आपके पास 90 पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको कितना लेना है, यहाँ पर देखें आपको पीछे गिवन था कि जो इंटर क्वार्टाइल होता है, गिवन था क्या कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो क्या है 19 लीटर्स है आपके पास, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि इंटर जो होता है, इंटर क्वार्टाइल वो होता है अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो अगर आपको अपर मालूम करना है तो उसके लिए डेफिनेटली ये उधर जाकर जब ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर यहाँ पर क्या था आपके पास, लोअर यहाँ पर हमने मालूम किया था, इट्स यहाँ पर आया था हमारे पास 25 था ये, ठीक है। तो 25 में ये जो गिवन है 19 लीटर्स आपको, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, इट्स 44 14, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल जो आ गया आपके पास यानी कि 44, यानी यहाँ से 41 2 3 4, यानी ये लाइन आपको यूज़ करनी है और उधर से आपने क्या रखना है 90, ठीक है। ओ 90 इधर है, लाइन नहीं ड्रॉ करनी थी, सॉरी, हमें चौक लगाना था। 90 की लाइन ये चल रही है और ये है 41 2 3 4, 44 ये रहा हमारा, इट्स दिस, ठीक है। एक ऊपर यहाँ पर इट्स हियर, ठीक है। देख लें, चेक कर लें, यस राइट, इट्स राइट। अब जो है हम क्या करते हैं, इसका भी कर्व बना लेते हैं, अच्छा सा स्मूथ सा कर्व, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमने बनाए इसको लेकर कर्व ड्रॉ करें। हमेशा याद रखें ये जो कर्व है इसको कर्व फॉर्म में ही रखें, इसको, इसके एजेस नहीं बनने चाहिए। ये वाला था हमारा गैराज ए का, ठीक है, ये वाला, और ये है गैराज बी का। नाउ कम टू पार्ट ई। पेट्रोल is priced at $2.60 पर लीटर एट बोथ गैराजेस, ठीक है। दोनों गैराजेस में आपको प्राइस क्या बता रहे हैं ये मेंशन है। गैराज ए ऑफर्स अ गिफ्ट टू कस्टमर्स हु बाय ओवर 35 लीटर्स। गैराज ए जो है वो जो 35 लीटर से ज़्यादा ख़रीदते हैं पेट्रोल तो उनके लिए एक गिफ्ट ऑफ़र है। गैराज बी ऑफर्स अ गिफ्ट टू कस्टमर्स हु स्पेंड ओवर $104, जबकि गैराज बी जो है उन्होंने उनके लिए गिफ्ट ऑफ़र रखी है जो कि $104 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये लीटर की फॉर्म में कर रहे हैं और ये डॉलर्स की फॉर्म में। नाउ यूज़ योर ग्राफ्स टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ दीज कस्टमर्स ऑफर्ड अ गिफ्ट एट ईच गैराज एंड कंप्लीट द सेंटेंस बिलो एंड शो योर वर्किंग। अब हमें ग्राफ को देखना है अपने और ये बताना है कि कौन सा गैराज जो है वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा गिफ्ट देगा। गैराज डैश ऑफर्स ए गिफ्ट टू डैश मोर कस्टमर्स देन गैराज डैश, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ग्राफ को रेफ़र करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैराज ए के लिए, जिसका क्या है कि कब देगा गिफ्ट, जब कस्टमर्स हु बाय ओवर 35 लीटर्स। अच्छा, इसके लिए आप देखें 35 लीटर्स कहाँ पे बन रहा है आपका, इट्स 30 हेयर, 31 2 3 4 5, ठीक है। 35 यहाँ पर है। अच्छा, गैराज ए की लाइन कौन सी जा रही है आपकी, ये वाली ऊपर वाली। अच्छा, इसमें आप देखें ये कहाँ तक है, ये 76 पे जा रहा है आपका। आप इसे चाहें तो डॉटेड लाइन से कर लें,
क्योंकि बहुत सारी लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, टोटल आपके कस्टमर्स कितने थे, 120। ठीक है, 120 में से आप 76 को सब्ट्रैक्ट करें। क्यों? क्योंकि देयर आर 76 कस्टमर्स हु बाय ओवर 35 लीटर्स। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आया है आंसर, 44। तो गैराज ए ने जो है वो 44 कस्टमर्स को गिफ्ट ऑफ़र किए हैं। अच्छा, अब गैराज बी के लिए ऑफर्स अ गिफ्ट टू कस्टमर्स हु स्पेंड ओवर $104। अच्छा, इसके लिए पहले आपको यहीं अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। देखें, पर लीटर जो है आपको प्राइस यहाँ पे गिवन है 2.60। ठीक है, और टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, 104। इसका मतलब आप 104 को डिवाइड करें पहले 2.60 से। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 40, यानी कि 40 लीटर्स। ठीक है, अच्छा, अब 40 लीटर्स आप अपनी ग्राफ में देखें कहाँ बन रहा है आपके पास, 40 लीटर्स देखें यहाँ पर है। और गैराज बी की लाइन कौन सी वाली है, नीचे वाली लाइन है हमारे पास। अब आप देखें 40 कहाँ जा रहा है, आप इसको एग्जैक्ट मैच करें। ये देखें, इट्स 78, ये 78 है। ठीक है, अब आप क्या करें, 120 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर आपके पास 42 है। ठीक है, सो उन्होंने कितने कस्टमर्स को गिफ्ट ऑफ़र किया है, गैराज बी ने 42 कस्टमर्स को। इसका मतलब कि गैराज ए ऑफर्स अ गिफ्ट टू डैश मोर कस्टमर्स। कितने मोर कस्टमर्स, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, 2 मोर कस्टमर्स देन गैराज बी। Okay, now next question is, the diagram shows part of a histogram which represents the distribution of times taken by some people to travel to work. ठीक है, अच्छा, पार्ट ए में करना ये है कि आपको टेबल कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके लिए देखें यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर आप देखें तो आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारा फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू विड्थ। ठीक है, इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करते हैं, जब हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करनी होती है हम इसको विड्थ को डिवाइड कर देते हैं इधर से। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब देखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी गिवन है इसकी, इट्स 1 इनटू विड्थ, यानी कि इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 20 में से जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 है। अच्छा, इसमें भी आप सब्ट्रैक्ट करके रख लें, वैसे तो यहाँ पे गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी, फिर भी इट्स 10, इट्स 5 एंड इट्स 15। ठीक है, वेट क्या है यहाँ पर आपके पास 20, सो 20 इंटू 1 इज़ 20। ठीक है, ये आपको गिवन है। अच्छा, यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, इट्स 20। अच्छा, सेकंड के लिए आपने क्या करना है, इसकी डेंसिटी देखें, 30 to 35 के जो रेंज है ये रही, 30 to 35 रेंज, इसकी डेंसिटी देखें 5 है। ठीक है, 5 इंटू जो विड्थ है वो क्या है 5, सो इट्स 5 5 ज़ा 25। सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 25 और ये आपको गिवन है। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, पार्ट बी में आपको क्या करना है, कंप्लीट द हिस्टोग्राम। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिया है, बाकी आपको जो है ये वाला 35 to 50 ये आपको खुद कंप्लीट करना है।
ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे अपने लिए। इट्स फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ। ठीक है, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस पार्ट में देखिए। इसकी फ्रीक्वेंसी है इट्स 30 ओवर 15। ठीक है, 3 5 15 एंड 3 10 30 एंड 5 2 10। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई है हमारे पास 2। इट्स सिंपल, बस इसको आपने न्यू बना दिया। क्यों? क्योंकि ये 35 से 50 की रेंज का है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट है। A school recorded the number of absent students over a 50-day period. ठीक है, the results are given in this table. ठीक है, ये नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं और ये है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कि 0 एब्सेंट हुए हैं, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स 0, 25 डेज, 1 in 15 डेज, इस तरह। राइट डाउन द मोड। मोड क्या होता है? जो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है? 0 की। तो मोड क्या है हमारे पास? इट्स 0। जो मोस्ट रिपीटेड है वो क्या है? 0 है। कैलकुलेट द मीन। अच्छा, मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम? मीन कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर सबको ऐड भी करते जाएंगे हम। ठीक है, 1 × 25 प्लस 1 × 15 प्लस 2 × 6 एंड प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 1। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ डेज। जब आप इन सबको ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, तो ये क्या है आपके पास? इसका आंसर आएगा इट्स 50। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 50, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, प्लस इट्स 15 1 15 प्लस इट्स 12 प्लस 9 प्लस 4 अगेन डिवाइडेड बाय 50। तो ये क्या बचेगा आपके पास? आप इन सबको ऐड कर लें। सो इट्स 40 ओवर 50, 0 से 0 ये कैंसिल कर दें। इसको जब आप वो करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, सो द आंसर इज़, यानी मीन क्या आया आपके पास? 0.8। 600 candidates took a mathematics examination which consisted of 2 papers. ठीक है, each paper was marked out of 100. The diagram shows on the same grid the cumulative frequency curves for paper 1 and paper 2. ठीक है, ये है पेपर 1 के लिए, ये पेपर 2 के लिए। First thing to calculate is use the cumulative frequency curve for paper 1. ये है हमारा पेपर 1 का कर्व, टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 50%। तो 50th परसेंटाइल इसका क्या है? 600 का ऑब्वियसली 300 है। तो आप इसको चेक करें क्या निकलेगा। ये इट्स 40। ठीक है, पेपर 1 का जो मीडियन है उसका आंसर है क्या है? 40। ठीक है, द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको पता है क्या होती है? इट्स अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, ये भी पेपर 1 के लिए ही बात हो रही है। अच्छा, उसके लिए आप सबसे पहले इसका अपर क्वार्टाइल मालूम करें तो क्या होगा? अपर यानी कि 75% ऑफ 600। ठीक है, क्या होगा? 8 6 5
30, 42, 45, 45 यानी 450। अच्छा 450 कहाँ बनेगा हमारा? इट्स 1 2 3 4 5 यहाँ। तो इसे आप चेक करें पेपर 1 के लिए। Sorry, it's 450 is here. 1 2 3 1 2 3 4 5 it's very, this is 450, ठीक है, ये 450 है यहाँ पर, सो इट्स 52 बेसिकली, यानी अपर क्वार्टाइल जो है हमारा वो है 52। अच्छा लोअर के लिए 25% कैलकुलेट करें। 25% ऑफ 600 इज 6 5 it's 30, 6 2 12, 15, it's 150। 150 कहाँ है? यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है, ये हो गया। और कुछ बीच में है ये 22 24 26 27 है ये बेसिकली 27। तो 52 माइनस 27 इज, आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल जो आपके पास रेंज है वो क्या है? 25। अच्छा अब पार्ट सी है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45। अच्छा अब यहाँ पर देखें 45 जो है वो कहाँ था हमारा? 40 ये है 42 44 और यहाँ बीच में था 45। तो देखिए हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की थी 45 से, ठीक है। अच्छा 45 से यहाँ से लाइन ड्रॉ करके जब हमने यहाँ बनाया तो बेसिकली यहाँ पर आई है, सो इट्स 350 360 एंड इट्स 365, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 365। अब हम क्या करेंगे? 600 में से 365 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हु स्कोर्ड मोर देन 45, सो 600 सब्ट्रैक्ट 365, तो हमारे पास आंसर आता है इट्स 235, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45 इज 235। यूजिंग बोथ ग्राफ्स एस्टिमेट दिस कैंडिडेट्स मार्क पेपर ऑन पेपर 2। अच्छा वो कैंडिडेट जिसने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं पेपर 1 में, तो उसने पेपर 2 में कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे एस्टिमेटेड आपको बताना है, ठीक है। इसके लिए हम अपने ग्राफ को रेफ़र करते हैं। तो देखें पेपर 1 में 60 कहाँ तक है हमारे पास? ये है 60, ठीक है। आप एक लाइन ड्रॉ करें, पेपर 1 तक लेके जाएं इसको, ठीक है। अच्छा अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो पेपर 2 तक जाएगी, ठीक है। अब आप देखें नीचे के इसने पेपर 2 में कितने नंबर स्कोर किए हैं। 80 से कुछ पीछे है, दैट मीन्स ही स्कोर्ड, और द कैंडिडेट स्कोर्ड 79, okay. The answer is 79. The part 3 is state with the reason which you think was the more डिफ़िकल्ट पेपर। अच्छा ग्राफ से जो है हमें ये पता लगाना है कि कौन सा पेपर ज़्यादा मुश्किल रहा होगा और फिर आपको रीज़न भी देना है अपना, ठीक है।
अब आप इधर देखें, ग्राफ को रेफ़र करें अगर। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पेपर्स का जो है वो मीडियन मालूम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसका मीडियन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पेपर 1 का, जो कि हमारे पास 40 है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि पेपर 2 का मीडियन क्या है। ये देखें, पेपर 2 का जो मीडियन आ रहा है हमारे पास, वो कुछ 50, इट्स 51, 54, इसका मीडियन तकरीबन 55 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पेपर 2 का जो मीडियन है मीडियन ऑफ P2 इज़ 55 है ऑलमोस्ट। तो अब आप देखें कि किसका मीडियन ज़्यादा है, ठीक है। तो P1 जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल रहा। क्यों? क्योंकि P1 में जो है, देखिए P1 में लोगों ने कम स्कोर किया है एज़ कम्पेयर टू P2। P2 का मीडियन ज़्यादा है, यानी P2 में ज़्यादा स्कोरिंग हुई है। तो पेपर 1 इज़ मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज the median mark is lower than P2. Stephen asked 25 women how many children they have. The results are summarized in the table below. ये है नंबर ऑफ़ वुमेन, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यानी कि 7 वुमेन हैव 0 चिल्ड्रन, 5 हैव 1 एंड 6 हैव 2 एंड सो ऑन। नाउ फाइंड द मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आपको इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से इसको आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये है हमारे पास 25, ठीक है। अच्छा, मीन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सिक्स टू ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, हो जाएगा 36, 41/25, ये इसका मीन हो गया, ठीक है। नाउ द मीडियन। मीडियन मतलब कि मिड निकालना है आपको इसका। अच्छा, अब देखें टोटल नंबर क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी टोटल है 25। आपको पता है किस तरह करते हैं हम इसमें, 25 में हम 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करके 2 से हमें डिवाइड करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। मीडियन निकालने का यही तरीका है। ये है 13, यानी कि 13th, इसका आंसर क्या है 13, ठीक है। यानी 13th पोजीशन पे जो है हमें मीडियन मिलेगा। अब 13th पोजीशन किधर बनती है, ये है 7 देन 5, क्या हो जाएगा 7 12 13th इधर आ रही है हमारी, ठीक है। तो 13th में हमारे पास क्या वैल्यू है 2, यानी कि इसका जो मीडियन है वो है 2, सही। मोड यानी जो मोस्ट रिपीटेड है। अब आप अपने डेटा में देखें जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो क्या है 7 में आप देखें 0 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है। तो मोड क्या हुआ इसका 0, इट्स 0। Steven says that the mode is the average that best represents the data. मोड जो है
वो आपको ऐसा एवरेज देता है, यानी कि सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करना है अगर किसी डेटा को, तो आपको उसका मोड जो है वो देखना है। तो एक्सप्लेन वाई स्टीवन इज़ रॉन्ग, तो स्टीवन जो है वो क्यों गलत कह रहा है, उसका आपने आंसर इस तरह देना है कि मोड क्या है बेसिकली, मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट। ठीक है, मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। ये सेंटेंस नीचे लिखना था, मोड does not give the average or central data or values that central values, अब आएगा डेटा, that describes the data। ठीक है, मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट, आपने पहले ये बता दिया कि मोड एक्चुअली में है क्या। तो मोड जो है उसको हम इस काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते कि वो ही जो है मोड की वैल्यू आपको डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम इस तरह हम मोड को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, स्टीवन चूजेस 2 वुमेन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। अच्छा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव जस्ट 1 चाइल्ड, गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा देखिए, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन कितना है 25। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ये है कि उसने जो है रैंडमली जो है वुमेन चूज़ की है इसमें से, तो उनका जो है चिल्ड्रन कितने हैं, उनका 1। ठीक है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 5, तो इट्स 5/25। लेकिन यहाँ पर इसने फिर सेकेंड वुमेन को भी चूज़ किया है, ही चूजेस 2 वुमेन रैंडमली, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर 25 में से, ठीक है ना, इसने 1 वुमेन को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब कितनी रह गई रिमेनिंग 24। अब 5 में से अगर एक चूज़ हो गई हैं, तो अब कितनी रह गई रिमेनिंग 4। सो इट्स 5×4=20। ठीक है, और नीचे क्या होगा आपके पास, या इसको आप यहीं पे कैलकुलेट कर लें, 5×1=5, 5×5=25 हो गया। ठीक है, 4×1=4, 4×6=24, तो ऊपर जो है आपके पास 1 एंड 5×6=30। ये है फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/30 इसका आंसर हो गया आपके पास। पार्ट डी है इसका, ड्रॉ अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है आपको वाई एक्सिस पर बनानी है। अब देखें, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 4 तक है हमारे पास, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 तक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि 0 भी है, ठीक है ना, 0 भी एक वैल्यू है हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में, 1, 2, 3 एंड 4, मैक्सिमम 4 तक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो क्या है, 7 तक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर आप 8 तक रख लें, बस 7 तक है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब आप अपने ग्राफ को रेफ़र करें पीछे, देखें अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0, फ्रीक्वेंसी 7। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगी 7। अभी हम सिर्फ मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1, फ्रीक्वेंसी 5, 1। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2, फ्रीक्वेंसी 6, 2।
इसी तरह 3 and 4 के लिए 4 and 3, 4 and 3। अब आप इसकी प्लॉटिंग कर लें। सॉरी, ठीक है, ये पार्ट डी हो गया। पार्ट ई इज स्टीवन शोज फ्रैंक द पेपर ऑन विच ही रिकॉर्डेड द डेटा फ्रॉम हिज सर्वे। ठीक है, पार्ट ऑफ द पेपर हैज़ बीन टॉर्न। अच्छा, अब यहाँ पर उसने अपने सर्वे को जो है एक पेपर में उसने वो नंबर्स लिखे थे अपने सर्वे के। अच्छा, अब ये जो पार्ट ऑफ पेपर है यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कुछ नंबर्स मिसिंग हैं। कितने नंबर्स मिसिंग है यहाँ से? 1 2 3 4 5 नंबर्स। विच 5 नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द पेपर? कौन से 5 नंबर्स जो है वो मिसिंग हैं? इसको पता लगाना देखें आसान है बहुत। इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि 0 जो है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ मिसिंग होंगे। ठीक है, हम अपने पास नोट डाउन करते हैं, 2 ज़ीरोज़ हो गए। अच्छा, 1 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट है कि नहीं? 1 2 3 4, यहाँ पर एक 1 भी मिसिंग है। 2 इज़ रिपीटेड 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा है। 3 is repeated 4 times, 1 2, only 2 here, sorry 3 is repeated 4 times, 3 is repeated 4 times, 3 चेक करें, 1 2 3, एक 3 मिसिंग है। अच्छा, 4 3 टाइम्स है, 1 2 और तो नहीं है 4। तो जो नंबर्स मिसिंग है हमारे पास वो हैं 0 0 1 3 and 4। ठीक है,